देखिए आज आप लोगों के लिए ये 9th टेस्ट सीरीज पेपर का वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो देखते हैं इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन दिया गया था केमिस्ट्री के अंदर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन गिव्स प्रोडक्ट आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसको मल्टी स्टेप रिएक्शन बोलते हैं, मतलब उसके अंदर कई सारे स्टेप रिएक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन ए है और ए से डी जा रहा है, अगर इस रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर बोलेंगे तो इसका मतलब इसके अंदर कई सारे स्टेप रिएक्शन होंगे, इसके कुछ मैकेनिज्म होंगे। मैकेनिज्म क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए ए से पहले बी बनेगा, बी से सी बनेगा, फिर जाकर के सी से क्या बनेगा? डी बनेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन होता है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। तो ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो कि रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो सीरीज रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो स्टेप रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वो सब एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। तो व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन गिव्स प्रोडक्ट आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन मिल करके जब प्रोडक्ट बनाएगा तो ये फाइनल रिप्रेजेंटेशन होगा इस रिएक्शन को, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दूसरा यहाँ पे कोई स्टेटमेंट क्या दिया हुआ? कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू CO2। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन, अगर आप इथेन की ऑक्सीडेशन करवाते हो C2H6 का और CO2 बनाते हो, तो इथेन की ऑक्सीडेशन से क्या होता है? अगर हम इसको कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाएंगे कैटलिस्ट वगैरह यूज करके, तो सबसे पहले क्या होगा? इसके ऑक्सीडेशन से आपको बनेगा इथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल बनेगा। फिर यहां से क्या बनता है? इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और तब जाकर के CO2 होगा। तो मतलब अगर आपको इथेन से अगर CO2 पे अगर पहुंचना है तो आपको कई सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए आपको पहले यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, मतलब इस रिएक्शन के अंदर कई सारे एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू CO2 इज व्हाट? इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला गया कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन टू CO2 इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसका स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको क्या बोला गया है? Which of the following statement is incorrect? सबसे पहला क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2। NH4NO2 को अगर आप डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से डिकम्पोज करेगा। ये डिकम्पोज करेगा N2 + 2H2O में, N2 + 2H2O में। तो इसके बारे में बोला गया डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 इज ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये तो इसके देखिए मॉलिकुलरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिकुलरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उसके कोएफिशिएंट को काउंट करना पड़ता है, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया? इसके कोएफिशिएंट कितना? 1। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो आपको इसमें बोला गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजने के लिए, तो ये स्टेटमेंट तो सही स्टेटमेंट है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिसोसिएशन ऑफ HI की डिसोसिएशन करेंगे। HI का डिसोसिएशन ऑफ HI इज अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ये जब डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होगा H2 + I2 में, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड आपको कोएफिशिएंट कितना आ गया? 2। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बट ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिकुलरिटी ऑफ द सोलो स्टेप इज द सेम एज दैट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। देखो एक जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ए से ये मान लीजिए बी जा रहा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के क्या होगा? कई सारे स्टेप रिएक्शन होंगे, कई सारे स्टेप रिएक्शन होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और इसमें कोई एक स्टेप जो होता है ना, वो स्लो स्टेप होता है, जिसके हेल्प से हम रेट डिटरमाइन करते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन का। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिकुलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप, मान लीजिए अगर ये स्लो स्टेप होगा तो स्लो स्टेप रिएक्शन की जो मॉलिकुलरिटी होती है वो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी इसका बिल्कुल सही है, बट दिस इज नॉट योर आंसर। आंसर में बोला गया इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट देखिए मॉलिकुलरिटी कैन बी 0। मॉलिकुलरिटी कभी 0 हो ही नहीं सकता। मॉलिकुलरिटी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी तरह के रिएक्शन में एटलीस्ट एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स तो होगा ही होगा। 0 मॉलिकुलरिटी रिप्रेजेंट करने का मतलब कि नो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, और नो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स नहीं हो, ये किसी केमिकल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये स्टेटमेंट अपने आप में इनसिग्निफिकेंट है और नॉन इंटीजर। मॉलिकुलरिटी हमेशा क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? गलत स्टेटमेंट हो गया, और यही आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो 4th इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है कि यहाँ पे आपको एक रिएक्शन लिख करके दिया गया है A प्लस 2B हीट किया जा रहा है 3C। इसका बोला गया डिफरेंशियल रेट लॉ बतलाने के लिए कि कौन सा सही है। तो इसके लिए अगर हम डिफरेंशियल रेट लॉ अगर लिखेंगे तो रेट इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस DA अपॉन DT इक्वल टू माइनस 1/2 DB अपॉन DT और इक्वल टू हो जाएगा प्लस 1/3 DC अपॉन DT। तो ये इसका डिफरेंशियल रेट लॉ का इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो थर्ड आंसर जो है बिल्कुल यही इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इसका जो थर्ड हो जाएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखोगे 49 नंबर क्वेश्चन बतलाया गया द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लेटिनम सरफेस ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जो गैसेस का डिकम्पोजिशन होता है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन ओवर प्लेटिनम सरफेस या HI गैसेस का डिकम्पोजिशन, ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो असर्शन तो सही है। रीजन देखते हैं, एट हाई प्रेशर the metal surface gets saturated with the gas molecule, so further change in the reaction condition is unable to alter the amount of ammonia on the surface of the कैटलिस्ट मेक्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इसका रीजन भी बिल्कुल सही है। और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, वो मतलब कि अगर आप रेट लिखते हो तो रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू क्या होता है? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर n। लेकिन जीरो ऑर्डर में यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो रेट क्या हो जाता है? कांस्टेंट। रेट इक्वल्स टू हो गया कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड किस पे करेगा? जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो मेटल यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। तो इसका असर्शन भी सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया HCHO रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन टू गिव प्रेसिपिटेट ऑफ। देखो HCHO क्या है? ये है फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH। और एल्डिहाइड जो भी होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करता है। तो इसकी रिएक्शन आप करवाइएगा CuO के साथ। तो ये यही फेलिंग रिएजेंट होता है, टेस्टिंग रिएजेंट तो यही है। तो ये किसमें बदल जाएगा? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचा देगा और ये खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा। रिड्यूस होकर क्या बनाएगा? Cu2O। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो कॉपर आएगा ये +1 पे आएगा। जब +1 पे आएगा तो इसका कलर ये कैसा होता है? रेड। ये रेड PPT फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया? गिव रेड प्रेसिपिटेशन ऑफ Cu+1। तो Cu+1 तो फोर्थ जो हो जाएगा इसका दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट यहाँ पे बोला गया है कि एलिफेटिक कार्बो, इन गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस गैस, नहीं कलरलेस लिक्विड होगा। ये तो पहला ही स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है और यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 1 डिग्री अल्कोहल रेडिली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ पे पूछा गया कि किसके हेल्प से 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको पहुंचाना है, ऑक्सीडाइज करवाना है, तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यहाँ पे देख सकते हो KMnO4 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जॉन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4 ये भी क्या है? जॉन्स रिएजेंट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका आंसर ऑल हो जाएगा। इसमें से आप तीन में से कोई सा भी यूज कर लीजिए, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए मैचिंग कॉलम का क्वेश्चन दिया गया है। ये COHCl एनहाइड्रस, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन हो गया गैटरमैन कोच रिएक्शन। फिर देखिए CPH डबल मोनोसेल H2PDBSO4 ये हो गया आपका रोजनमंड रिडक्शन। तो बी का आंसर हो जाएगा, एस से मैच कर जाएगा RCN ये स्टेफेंस रिडक्शन सब NCERT के रिएक्शन है। और ये हो गया इटार्ड ऑक्सीडेशन। इन सभी केसेस में, चारों ही केसेस में फॉर्मेशन किसका होता है? बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होता है। बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से मैच कर लीजिए। ए का मैच कर गया R, तो ए का R है सिर्फ चौथे लास्ट ऑप्शन में देख सकते ए का R है। तो चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट, लास्ट फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि Na2B4O7.10H2O। यहाँ पूछा गया ए और बी क्या होगा। तो ए जो हो जाएगा यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ए जो हो जाएगा डेट विल बी NaBO2 और जो बी हो जाएगा वो बोरिक ऑक्साइड होता है B2O3। आगे आपसे पूछा गया है कि
बी तो हो गया ऑक्साइड, तो B2O3 को जब CO से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो C बनेगा, ये ब्लू कलर का बीड होता है, ये बन जाता है COBO2 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, A इज NaBO2, तो A NaBO2 है, A भी सही है, B इज B2O3, ये भी सही है, और C इज COBO2 होल ट्वाइस, ये भी सही। मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, द फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग केटाइन इज डिटेक्टेड बाय फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग पोटेशियम को डिटेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि एसिड हैलाइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl को रिएक्शन करवाया गया है डाई मिथाइल कैडमियम से, तो डाई मिथाइल कैडमियम CH3 होल ट्वाइस CD, ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको एक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट प्रोवाइड करेगा CH3 माइनस, जो कि इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे आपको क्या बन जाएगा CH3CO माइनस, और यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3, और अगेन ये क्या होगा, जब डबल बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन यहाँ से एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा और CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, मतलब किसकी फॉर्मेशन हो गया, एसीटोन। तो ए जो बन जाएगा, ए तो एसीटोन हो गया, उसके ऊपर फिर से रिएक्शन करवाया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जब आप इसके ऊपर CH3 MgBr का रिएक्शन करवाइएगा, MgBr का, तो फिर से ये CH3 माइनस इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो CH3 CO माइनस CH3 और जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो ये O माइनस किस में बदल जाएगा, ये O माइनस बदल जाएगा OH में, ये O माइनस किस में बदल जाएगा, ये O माइनस यहाँ पे जो पहले बना था, जब इसको हाइड्रोलिसिस करवाएगा तो OH में बदल जाएगा। मतलब ये जो बन गया आपको, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डेट इज थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया द डेटा फॉर द रिएक्शन A प्लस बी सी दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा जाए रेट का एक्सप्रेशन कौन होगा, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू अगर हम लिखेंगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर X, कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर X और B पे पावर कितना हो जाएगा Y। तो यहाँ से अगर हम रेट का एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे चारों रिएक्शन को डेटा को देखते हुए, तो पहले ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, रेट 1 R1 का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.10 इक्वल्स टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A का कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.012 पे पावर हो जाएगा X और B कितना हो जाएगा 0.035 पे पावर कितना हो जाएगा Y। दूसरा क्या हो जाएगा 0.80 इक्वल्स टू K और A नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.024 पे पावर X हो जाएगा और Y में कितना हो जाएगा B नॉट कितना हो जाएगा 0.035 पे हो जाएगा Y। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा रेट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, रेट का वैल्यू हो जाएगा 0.10 इक्वल टू K इंटू 0.012 और 0.070 पे पावर Y आ जाएगा। चौथा इक्वेशन क्या बन जाएगा 0.80 इक्वल टू K इंटू 0.024 पे पावर X और इधर से कितना आ जाएगा 0.070 पे पावर Y। तो यहाँ से आप दो इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पहला और दूसरा को अगर हम डिवाइड करते हैं रिएक्शन 1 डिवाइडेड रिएक्शन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/8 इक्वल टू K से K कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1/2 पे पावर X। इसको आप लिख सकते हो 1/2 पे पावर क्यूब और 1/2 पे पावर X। तो यहाँ से X की वैल्यू कितना आ गया 3। अब अगर मान लो X की वैल्यू तो 3 आ गया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप 1 और 3 को डिवाइड कीजिए 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 1 और 3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा और 0.12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको 1/2 आ जाएगा, डेट इज 1/2 पे पावर कितना आ जाएगा Y और 1/2 1 को हम लिख सकते हैं कितना 1/2 पे पावर 0 और यहाँ पे कितना आ गया 1/2 पे पावर Y, तो Y इक्वल टू कितना आ गया 0। तो रेट का जो एक्सप्रेशन होगा डेट विल बी रेट इक्वल टू हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर हो गया 3 और B पे पावर हो गया 0, तो ये रेट का इक्वेशन हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर डेट विल सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ इन टेम्परेचर हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री से 80 डिग्री। 30 डिग्री से इंक्रीज करना है तो 30 से पहले इसको 40 पे ले जाइए, 40 से मान लीजिए 50 पे, 50 से 60, 60 से 70 या 70 से 80। जब ये 30 से 40 पे जा रहा है तो रेट आर था, तो यहाँ से यहाँ जाने पर रेट दोगुना हो जाएगा। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये 2R हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो डबल 2R का डबल 4R हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 4R का डबल कितना हो जाएगा 8R, यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 8R का डबल कितना हो जाएगा 16R, और यहाँ से यहाँ आएगा तो 16R का डबल कितना हो जाएगा 32R। मतलब रेट पहले कंपेरिजन में कितना हो गया 32 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 12 मिनट। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कितना दिया हुआ है 12 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंज्यूम टी 99.9%। टी 99.9% जो होता है वो कितना हो जाता है 10 टी हाफ। 10 टी हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो 10 इंटू 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट, तो ये ऑप्शन तो सही है लेकिन 120 मिनट सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डेट मींस सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज मिनिमम। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कम होगा। तो मिनिमम टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में होगा, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये एक साइक्लोहेक्सिन दिया हुआ है, इसका आपको ओजोनोलिसिस करवाया गया O3ZnH2O। तो ओजोनोलिसिस करने से यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लग जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ तो एल्डिहाइड आ जाएगा, बीच में 1 2 3 4 कार्बन CH2 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 और C डबल बॉन्ड OH इधर भी और C डबल बॉन्ड OH इधर भी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस पे हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, OH माइनस के साथ इसको हीट किया गया। तो OH माइनस के साथ हीट किया जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पे CH2 है, तो CH2 से एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेंगे हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। तो H C डबल बॉन्ड O CH यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, और फिर CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब इस माइनस चार्ज को आप इसके ऊपर अटैक करवाइए, यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे एक रिंग की फॉर्मेशन होगा। कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 और ये मिला के 5। तो एक 5 मेंबर रिंग की आप पहले फॉर्मेशन कर लो। 5 मेंबर रिंग की मान लो इसको बोल देते हैं 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो आप इसमें क्या कीजिए कहीं पे भी नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5। देखो 1 पे क्या अटैच है, 1 पे अटैच है C डबल बॉन्ड OH, तो 1 पे हम अटैच कर देते हैं C डबल बॉन्ड OH को। और 5वें नंबर पे क्या अटैच है, 5वें नंबर कार्बन पे ही C डबल बॉन्ड O है, तो वो C माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो C है ना इसी से अटैच हो जाएगा क्या चीज O माइनस, और यहीं से क्या अटैच हो जाएगा H। तो ये फाइनल यहाँ से यहाँ स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको प्रोटोनेट करके OH बना लीजिए, और फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जब इसको हीट करते हैं तो अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन होता है। तो हाइड्रोक्सी तो जाएगा अल्फा पोजीशन से, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ से इसको खत्म करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके की ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया आपका। अगर हम इसको फिर से अगर बना दे तो ये 5 मेंबर की रिंग है, और 5 मेंबर के रिंग पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CHO लगा हुआ है। तो इसमें अगर आप देख सकते हो तो पहली बात ये 6 मेंबर का ये दोनों तो होगा नहीं, और जहाँ पे CHO लगा हुआ है उसके जस्ट एक कार्बन के बाद आंसर है। CHO जहां पे लगा उस जगह पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया मैचिंग कॉलम, देखिए कीटोन का HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को मालूम है साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होता है, और कीटोन के ऊपर जब अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो कीटोन है तो कीटल बनेगा, और एल्डिहाइड पे करवाएंगे तो एसिटल बनेगा। और ये जो रिएक्शन हो गया CH3 से एल्डिहाइड का बेसिक मीडियम में, तो ये कौन सा रिएक्शन करेगा, एल्डोल। तो यहाँ पर आंसर हो गया आपका ए का हो जाएगा R, ए का हो गया R, तो ए का R तो 3 जगह यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है। आगे देखते हैं बी का हो गया क्यों, तो बी का हो गया क्यों, तो ये दोनों ऑप्शन का चांस बन रहा है। फिर देखते हैं सी का हो गया पी, तो सी का हो गया पी, सी का इसमें आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया डिस्टिंग्विश रिएजेंट। यहाँ पे आपको दो दो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, तो उसको बोला जा रहा है कौन से रिएजेंट से आप उसको डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दिया हुआ, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए रॉन्गली मैच, अच्छा सामने लिखा हुआ कौन रॉन्गली मैच है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को टॉलिन्स टेस्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं, तो ये तो सही मैच है, ये आपका आंसर नहीं है। फिर देखिए एल्डिहाइड दिया हुआ है और अल्कोहल दिया हुआ है, तो इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट से, आयोडोफॉर्म टेस्ट तो दोनों शो करेगा, ये इथेनॉल भी शो करेगा और एल्डिहाइड भी शो करेगा, और दोनों अगर शो करेगा तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश रिएजेंट इसके लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं हो सकता है, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बताया गया है कि अल्फा बीटा, सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बताया गया है कि एल्डिहाइड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। फिनाइल एसिड एल्डिहाइड, फिनाइल एसिड एल्डिहाइड हम बोलते हैं PHCH2C डबल बॉन्ड OH, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो करेगा। फिर देखते हैं 2 मिथाइल पेंटेनल, पेंटेनल तो 5 कार्बन का C डबल बॉन्ड OH, और पेंटेनल है 2 मिथाइल, तो 1 2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आ जाएगा, तो ये भी शो करेगा। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड PHC डबल बॉन्ड OH, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस विल नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे एक अल्कोहल दे दिया गया CH3CHOH CH3, इसके ऊपर लिया गया PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि इसको कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा। CH3 2 डिग्री अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन में। उसके बाद इसको रिएक्शन करवाया जा रहा है NH2, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, तो यहां से आप क्या कीजिए, ऑक्सीजन हटाइए, यहां से H2 हटा दो, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां से जब ये O हटेगा, H2 और O जाएगा, तो डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, NHC डबल बॉन्ड O NH2, ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ये आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया द डिफरेंशिएटेड बाय, यहाँ पर भी आपको मैचिंग कॉलम है और डिफरेंशिएट करना है। एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन बोलते हैं हम लोग CH3C डबल बॉन्ड OPH, और बेंजोफिनोन हम बोलते हैं किसको, PHC डबल बॉन्ड OPH। इसको किससे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट से, क्योंकि एक आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा और एक नहीं शो करेगा, तो एक को हम R से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर देखो फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, फिनॉल और बेंजोइक एसिड को आप सोडियम बाइकार्बोनेट से शो कर सकते हो, क्योंकि बेंजोइक एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिनॉल NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जब फिनॉल की रिएक्शन आप NaHCO3 के साथ करवाओगे, PHOH प्लस NaHCO3, तो ये क्या बनाएगा, PHO माइनस Na प्लस, और क्या बनाएगा, H2CO3, आयन का एक्सचेंज होगा, और ये है एक वीक एसिड और ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस करे, जबकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा, तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो फिनॉल और बेंजोइक एसिड को आप चाहो तो NaHCO3 से टेस्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर देखो प्रोपेनॉन है और इथेनॉल है, मतलब एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड और कीटोन को फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करेगा, कीटोन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। फिर है इथेनॉल एंड ब्यूटेनटोल, इथेनॉल मतलब अल्कोहल और कीटोन है, तो अल्कोहल और कीटोन जो 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP वो कीटोन शो करेगा, अल्कोहल शो नहीं करेगा। तो इस हिसाब से मैच कौन कर गया, ए के साथ मैच कर रहा R, तो ए के साथ R यहाँ दिख रहा है। उसके बाद आगे बी के साथ मैच कर रहा P, बी के साथ P यहाँ पर भी। फिर आगे देखिएगा तो C के साथ मैच कर रहा है S, तो C के साथ S है, यहाँ पे C के साथ Q है, और D के साथ कौन सा हो जाएगा, Q, तो D के साथ यहाँ पे Q है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि PHC डबल बॉन्ड OCH3, इसको आप H2SO4 के एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज किया जा रहा है, तो एसिडिक मीडियम में हम यहाँ से बॉन्ड तोड़ देंगे और H प्लस OH जो वाटर का होता है HOH, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और H को हम मोर
नेगेटिव को इसके लेस नेगेटिव के साथ और इसके लेस नेगेटिव को इसके मोर नेगेटिव के साथ। तो पीएच के साथ जुड़ जाएगा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जुड़ जाएगा क्या चीज, OH प्लस CH3O के साथ जुड़ जाएगा H। तो ये जो ऑक्सीजन को 18 मार्क किया गया, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, CH3O, जब ये H इसके साथ जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन 18 यहाँ पे आ गया, 18 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, मतलब मेथेनॉल के अंदर 18 ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है और यहाँ पे कीटोन है और ये बेंजीन के ऊपर एक साइड चेन है, एसिडिक मीडियम है, तो दोनों ही को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डेट विल बी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो COHCl AlCl3, अगेन ये गैटरमैन कोच रिएक्शन हो गया, CH3COCH2 NaOI ये आपका हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन, और CH3CH2OH और कार्बोक्सिलिक एसिड ये एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिया कार्बोक्सिलिक एसिड और रेड फास्फोरस वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ, और ये हो गया HVZ रिएक्शन। तो ए का आपको मैच कर गया Q, ए का हो गया Q और ए का Q यहीं पे है, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ स्टार्च आयोडीन, इसका तो कलर ब्लू हो जाएगा, हम लोग जानते हैं ये इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस सॉल्ट, BaCrO4, BaCrO4 इज कलरलेस सॉल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, क्रिम्सन रेड, ये तो सही है, और ये भी इसका बेरियम +2 का, एप्पल ग्रीन, ब्रिक रेड, ये कॉपर +2 नहीं, कॉपर +1 का जो होता है रेड कलर होता है, ये रॉन्गली मैच है और यही आपका क्या हो जाएगा, इट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रेडियो एक्टिव से क्वेश्चन है, इफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5 इयर्स, टी हाफ दिया हुआ कितना, टी हाफ दिया हुआ 5 इयर्स, देन द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 15 इयर्स, 15 इयर्स के बाद पूछ रहा है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आफ्टर 3 हाफ लाइफ के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कितना बचेगा, अगर इनिशियल अमाउंट कितना 64 ग्राम, तो हम लेफ्ट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला लगाते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। ये फॉर्मूला है कि आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स लेफ्ट आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो n नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ यहाँ पे कितना दिया 3 हाफ लाइफ, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दे दिया गया 64 ग्राम, 2 टू दी पावर 3, तो 64 डिवाइडेड बाय 8, 8 से ये 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8 ग्राम बचेगा, 8 ग्राम बचेगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2AB गैस 3C गैस, 25 में आपको P0 और PT के टर्म में जो है ना, ये आपको इक्वेशन को डेरिवेशन करना है, तो काफी इजी है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2A गैस B गैस प्लस क्या दिया हुआ है C गैस। इनिशियली मान लेते हैं टाइम इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर P0 होगा, उस टाइम पे इसका 0 होगा, लेकिन जब ये थोड़ी देर के बाद जब टाइम T पे पहुंचेगा तो इसमें से थोड़ा सा प्रेशर डिक्रीज करेगा P0 - x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x/2, और यहाँ पे आपको ये 3 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 3/2x हो जाएगा। तो अगर उस टाइम T पे अगर कंटेनर की टोटल प्रेशर की बात करें तो P0 - x प्लस x/2 प्लस कितना हो जाएगा 3/2x। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें x की वैल्यू, तो PT - P0, इसको इधर ले आ रहे हैं, तो इधर कितना बच जाएगा x/2 और -x/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -x/2 अब प्लस कितना हो जाएगा 3/2x। तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो 3x में से एक x चला जाएगा 2x, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये x आ गया, तो x की जो वैल्यू आ गया डेट विल बी PT - P0। आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमको इक्वेशन लिखना होगा तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303/T log। अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो कितना लिखते हैं A0 - AT, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम T। लेकिन हम प्रेशर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर P0 और यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। यहाँ पे हम AT क्या लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T, और आफ्टर टाइम T के बाद रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है P0 - x है, तो P की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे P0 - x। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2.303/T log P0 डिवाइडेड बाय P0 - x, और x की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट किए PT - P0, तो जब आप इसको पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा PT और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2.303/T log P0 डिवाइडेड बाय P0 कितना हो गया
2P0 माइनस PT, तो यही वैल्यू हो गया किसका, K का। ये इक्वेशन बन गया। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो 2P0 माइनस PT, ये इसका जो सेकेंड ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीशन इन 30 मिनट। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रहा है, T75% जो कि कितना होता है 2T हाफ, जो कि कितना होता है 2T हाफ, हाँ 2T हाफ के बराबर होता है, जो कि आपको कितना दिया हुआ 30 मिनट दिया हुआ। तो यहां से अगर हम चाहेंगे तो T हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं, और T हाफ कितना हो जाएगा, डेट इज 15 मिनट हो जाएगा। T हाफ आगे पूछा गया है। देन T99.9% कितना हुआ था, T99.9% होता है 10T हाफ, तो 10 इंटू टी हाफ की वैल्यू कितना गया 15, मतलब कितना हो गया 150 मिनट। 150 मिनट ये तो सही है। और ऑप्शन इसमें आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखिए 10T हाफ, तो ये भी तो वही था ना T99 पर 10T हाफ, T50% को हम T हाफ भी बोल सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। आगे और क्या बोला गया है कि T99% को, T99.9% को आप लिख सकते हो कितना 10T हाफ, और टी हाफ के बदले कितना लिखते हैं हम लोग 0.693 अपॉन के। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 6.909 डिवाइडेड बाय के। तो इस हिसाब से आपका ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोई एक ऑप्शन नहीं बल्कि ऑल है, सब सही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बोला गया यहाँ पे आपको एक ऑर्डर निकालने का क्वेश्चन है A2 B2। तो आपको पहले तो क्या करना, स्लो स्टेप को देखते हुए आप एक रेट का इक्वेशन लिखिए। रेट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो A यहाँ पे इंटरमीडिएट है, तो A इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट को खत्म कीजिए। इंटरमीडिएट को खत्म करने के लिए हमको इक्विलिब्रियम अप्रोच लगाना पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम अप्रोच लगाने के लिए आप इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2। यहां से अगर कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर कैलकुलेट कीजिएगा तो इट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2। तो यहां से A की जो वैल्यू आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2। तो कंसंट्रेशन A को यहाँ पर अगर पुट करोगे तो अब यहाँ पे जो रेट का इक्वेशन बनेगा रेट इक्वल्स टू K, और A के जगह पर आप ये पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम पे पावर हाफ, और कंसंट्रेशन ऑफ A2 पे पावर भी हाफ आ जाएगा, और B2 पे पावर तो 1। तो ऑर्डर जो हो जाएगा 1 + 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/2। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The increase order of the rate of HCN addition to compound 1 to 4 1 to 4 देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड ही सब है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर जब HCN की रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और रेट ऑफ NAR, रेट ऑफ NAR जो होता है कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एस्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करेगा। एस्टेरिक हिंड्रेंस तो सबसे ज्यादा अगर आप देखिएगा तो एस्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा, देखो यहाँ पे दोनों तरफ बेंजीन लगा हुआ, तो यहाँ पे रेट सबसे स्लो होगा, और सबसे कम एस्टेरिक हिंड्रेंस ये 1 पे है, तो 1 का सबसे होगा। देन देखो CH3 और यहाँ पे ये PS, अगेन यहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा 1 पे होगा फर्स्ट, देन 2 पे, देन 3 पे, देन 4 पे। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डेट विल बी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में आपसे पूछा गया द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या होता है। देखो कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ टिपिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसपे हम क्या करते हैं बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो बेसिक मीडियम में जब ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा HCO माइनस, और यहाँ से अटैच हो गया OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। अगले स्टेप में क्या होता है, हम यहाँ से O माइनस को डबल वन बनाता है और हाइड्रोजन यहाँ से लीव करता है। तो यही जो स्टेप होता है इसी को हम क्या बोलते हैं RDS स्टेप। आपको इसमें यही पूछा गया है। अगर यहाँ पर आप देखोगे द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पूछा है क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप। तो हाइड्राइड कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्राइड की ट्रांसफर होता है, यही इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसमें नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो यूज करेंगे यहाँ पे रिएक्शन में अंदर 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड का यूज होता है, तो ये यहाँ पे मूव करेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो मेटल साल्ट ऑन treatment with dilute H2SO to give effervescence the produced gas turns lime water milky if the excess of produced gas passed into it clear solution obtained। देखो अगर यहाँ पे अगर आप CO3-2 को अगर आप रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे आपको कौन सा गैस मिलेगा CO2 गैस। उस CO2 गैस को अगर आप लाइम वाटर के साथ पास करोगे
AOH होल ट्वाइस। तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मिल्की टाइप का होगा, टर्बिडिटी बनेगा, मिल्कीनेस यहाँ पे डेवलप होता है। और अब फिर से इस पे बदला कि जो गैस प्रोड्यूस हुआ, उस गैस को अगर फिर से इस पे अगर पास करते हैं, एक्सेस ऑफ CO2 गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसी गैस को फिर से अगर पास कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा HCO3 होल ट्वाइस। तो ये क्लियर सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मेटल इज कार्बोनेट। ये आपको सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर से है, ये सब टॉपिक को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला यहाँ पे क्या बोला गया, BaCO3 H2SO4 तो ये जो गैस बनेगा यहाँ पे CO2। अब उस गैस को जो है ना इस ऑर्गेनिक के रिएजेंट में यूज किया गया सेकंड स्टेप में। तो पहले स्टेप में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ Br और इसकी रिएक्शन करवाया गया है मैग्नीशियम THF के साथ। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन होगा, डेट इज MgBr की फॉर्मेशन होगा। इस MgBr का रिएक्शन करवाया गया CO2। MgBr का सेकंड स्टेप में X के साथ रिएक्शन किया जा रहा है और X हमारे पास क्या बना हुआ ऑलरेडी, CO2। तो CO2 बना हुआ है, तो ये जो MgBr का ये निगेटिव पार्ट है ये इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से अटैच करेगा और इस वाले कार्बन से एक CO ग्रुप जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O माइनस, और जब इसको प्रोटोनेट कर देंगे तो ये कार्बोजेलिक एसिड बन जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर अगर देखा जाए, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन है, तो ये जो आंसर हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, बेंजोइक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसलिए नहीं शो करेगा कि बेंजोइक एसिड के ऊपर जो होता है ये C डबल बॉन्ड O, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से शो नहीं करेगा। और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा लुईस एसिड के साथ AlCl3, ये जाकर के उस पर अटैच हो जाएगा। ये NCERT में क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसका ये असर्शन भी सही है और रीजन इज द कार्बोजेलिक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड द कैटलिस्ट लुईस गेट बॉन्डेड, तो रीजन भी इसका सही है। तो both A and R is to and R is the correct explanation of A. नेक्स्ट आप देखिए, द कंपाउंड विच विल नॉट रिड्यूस टॉलिन्स रिएजेंट। टॉलिन्स रिएजेंट एल्डिहाइड शो करेगा, कीटोन शो नहीं करेगा। आप यहाँ पे देखिएगा एल्डिहाइड 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 कीटोन, कीटोन विल नॉट शो, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस B एंड विच बोथ देम शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करने के लिए दोनों के पास क्या होना चाहिए, असाइल ग्रुप होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड हो। द स्ट्रक्चर ऑफ A इज, A का स्ट्रक्चर कौन सा होगा। अगर आप यहाँ पे सब ऑप्शन को चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आप चौथे ऑप्शन को अगर आप चेक कीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे क्या लगा हुआ PH, अगर यहाँ से आप डबल बॉन्ड ओजोनोलिसिस करवाइएगा तो दोनों तरफ आ जाएगा C डबल बॉन्ड, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आयोडोफॉर्म शो करेगा। इधर से भी अगर आप देखिएगा तो C डबल बॉन्ड O PH और यहाँ पे क्या लगा हुआ CH3, ये भी आयोडोफॉर्म शो करेगा। तो इस हिसाब से आपका इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी हाफ लाइफ्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 93.75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कितने हाफ लाइफ की रिक्वायरमेंट होगी टू कंप्लीट 93.7। देखो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर Tx% अगर कैलकुलेट करें टाइम कितना लगता है, फिर उस हिसाब से हम उसको हाफ लाइफ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन K log A0 अपॉन log 100 अपॉन 100 माइनस x, 100 अपॉन 100 माइनस x। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K log 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस x। अगर 100 में से आप 93.75% को माइनस कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 6.25। 6.25 यहाँ से पॉइंट उड़ा करके ऊपर 100 आ जाएगा। 25 से कैंसिल कीजिएगा तो 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये भी 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये जो पूरा वैल्यू आ गया कितना गया 16। और अगर आप चाहे तो 2.303 के बदले 2.303 के बदले आप चाहो तो ln लिख लो और ln 16 हो गया। तो फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 1/k, और ln 60 को आप चाहो तो 2 to the power 4 लिख सकते हो। 2 to the power 16 होता है 2 into 2 into 2 into 2 16। तो ये हो जाएगा और ये कितना हो गया ln2, तो 4 इधर आ जाएगा। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं 4 into ln2 डिवाइडेड बाई k। इस इक्वेशन को आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, जब ये 4 इधर आ जाएगा तो 4 into ln2 बाई k, और ln2 बाई k को हम क्या बोलते हैं
टी हाफ, तो जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया हाफ लाइफ के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बोला गया है, पहला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आपको यहाँ पे दिया हुआ रिएजेंट CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ करवाया जा रहा है। तो ये मिल करके आपको एक इलेक्ट्रोफाइल देगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O+। ये बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन C डबल बॉन्ड O CH3। और इसके ऊपर जब आप ZnHgCl यूज कीजिएगा, HCl यूज कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O को किसमें, कार्बोनिल ग्रुप को किसमें बदल देता है, CH2 में। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इथाइल बेंजीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी द सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 43 नंबर पे। यहाँ पे आपको बोला गया फॉर द रिएक्शन A+B/CD डेल H दिया हुआ 20 किलो जूल। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक है मतलब डेल H की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। और डेल H की वैल्यू क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन 0। मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगा, रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगा। तो अगर आप इसके लिए अगर एनर्जी डायग्राम अगर आप बनाओगे, एनर्जी डायग्राम बनाइएगा, तो एनर्जी लाइन पे प्रोडक्ट वाला लाइन ऊपर होगा। तो मतलब रिएक्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, तो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, और इस दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप जो कहलाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल H। और यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का जो एनर्जी का गैप होगा वही डेल H के बराबर होगा। तो डेल H इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। और डेल H की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ +20 किलो जूल, +20। और एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट बैकवर्ड का पूछा जा रहा, फॉरवर्ड का 85 दिया हुआ। तो फॉरवर्ड का अगर 85 दिया हुआ, बैकवर्ड का पूछा जा रहा, तो बैकवर्ड इसमें माइनस हो जाएगा, 85 में से माइनस कीजिएगा तो EB कितना हो जाएगा, 65 किलो जूल पर मोल, 65 किलो जूल पर मोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट विल थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे log A माइनस x और t के टर्म में दिया हुआ है। तो एक इक्वेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A डिवाइडेड बाय A माइनस एक्स, log A डिवाइडेड बाय A माइनस। थोड़ा सा इसको अगर हम अरेंज करते हैं, अगर मान लो T को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा KT डिवाइडेड बाय 2.303 इक्वल्स टू log A माइनस कितना हो जाएगा, log A माइनस एक्स। चूंकि हमको इसके टर्म में और t के हिसाब से इक्वेशन बनाना है, तो अगर हम इसके इक्वल टू लेके सबको इधर ले आते हैं, तो log A माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस भी इसको इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको log A माइनस K डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू टी। तो आप ये देख सकते हो, ये हमारा y हो गया, ये हमारा c हो गया, और ये क्या हो गया m, और ये क्या हो गया x। तो ये y इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स, जिसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन स्लोप निगेटिव। और इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव आएगा, तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं log A माइनस एक्स और यहाँ पे यूज कर लेते हैं t, तो निगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब कितना हो गया कि टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव, और टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगा। तो ग्राफ जो है ना, जो लाइन जो एक तो लाइन कट करेगा ऊपर, क्योंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ऊपर कट करेगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका इंक्लाइंड होगा। तो आप देख सकते हो पहला आंसर तो इसका सही है, लेकिन यहाँ पे बोथ 1 और 3 भी दिया हुआ है, दूसरा तो सही नहीं होगा। अगर ये देखिएगा टी हाफ और ए के बीच में, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ का जो इक्वेशन होता है वो कितना होता है, 0.693 अपॉन के, विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन। और यहाँ पे स्मॉल ए क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है अगर, तो लाइन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये भी सही है, तो बोथ 1 और 3, तो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टो इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है वाटर के साथ, तो वाटर की अमाउंट एक्सेस में होता है, जो चीज एक्सेस में लिया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, तो उसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रीजन भी वही दिया हुआ है, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस एंड देयरफॉर द कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो आंसर जिसका हो जाएगा
चलिए स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन का चर्चा नहीं किया है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट दी डिस्कशन ऑफ पेपर 9 टेस्ट सीरीज। आप 9 टेस्ट सीरीज पेपर का डिस्कशन था। नेक्स्ट हम लोग लेकर के आएंगे 10th टेस्ट सीरीज पेपर का। थैंक यू।